Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. In previous lecture, we have studied about the key points of radical free chain mechanism of the alkane. ठीक है, जो पिछला लेक्चर था हमारे पास उसमें हमने क्या किया था, आपके पास एक समरी डिस्कस की थी किसकी, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस की। आपके पास जो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, वो अल्केन्स के होते हैं। पहली बात हमने कही थी कि जो अल्केन्स होते हैं ये क्या है, ये इनर्ट कंपाउंड्स होते हैं, ये आपके पास इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं आपके पास। उसके आपने दो रीजंस पढ़े थे। ठीक है जी, अब हम लोग कहते हैं कि अल्केन्स जो है, अगर हम लोग इसकी कंडीशंस को क्या कर दें, चेंज कर दें, इसकी कंडीशंस हाई कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, या हम क्या करें, आपके पास इसमें कोई कैटलिस्ट डाल दें, तो हम कहते हैं जो अल्केन्स हैं ये आपके पास क्या करते हैं, ये रिएक्शन देते हैं आपके पास। ठीक है, कौन सा रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन देते हैं, पहली बात। दूसरा कि ये जो सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस होते हैं ये किस तरह होते हैं, ये आपके पास फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और फ्री रेडिकल की जनरेशन से होते हैं। ठीक है, अब जो आप लोगों के पास मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है कि आपके पास इस रिएक्शन को आपके पास प्रोसीड करने के स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी, तो जब हम लोग एक मेन रिएक्शन को स्टेप वाइज डिवाइड कर लेते हैं तो उसको हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं, जो मोस्टली आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म हो चाहे वो आपके पास इसका हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का या किसी भी रिएक्शन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें आप लोग दो तरह के एरोज को यूज करते हो। वन एरो इज कॉल्ड एज करली एरो और दूसरे को करली हाफ एरो कहते हैं। करली एरो जो होता है वो क्या करता है, आपके पास इस तरह से हम लोग क्या है कि इन्वर्टेड सी शेप ड्रॉ करते हैं मैकेनिज्म में लिखते हुए एरो की। ठीक है, करली एरो किससे यूज करते हैं, वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को शो करवाता है। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ एरो पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ने स्टार्ट होना होगा, एंड ऑफ द एरो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ने फिनिश होना होगा। तो जो करली एरो होता है जिसका हेड ऐसे आप लोग पूरा का पूरा ड्रॉ करते हो, वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए होता है। जबकि जो करली हाफ एरो होता है वो किसके लिए होता है आपके पास, वो आपके लिए मूवमेंट ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करता है। सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा था, आपने पढ़ा था कि सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेडिकल होता है, जिसके पास हम लोग कहते हैं ना रेडिकल है, रेडिकल स्पीशी है ये। इसका मतलब कि रेडिकल स्पीशी क्यों है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम लोग जब रेडिकल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहे हो सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो हम करली हाफ एरो को यूज करते हैं। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी एक साइड को हम लोग लिखते हैं, मेंशन करते हैं एरो की। ठीक है जी, तो ये दो तरह के एरोज हैं, करली हाफ एरोज एंड करली एरोज, जो मैकेनिज्म में आप लोग यूज करते हो लिखते हुए। ये जो अंडरलाइन हुई है स्टेटमेंट, इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। ये आपको ये बता रहे हैं जो रिएक्शंस इन्होंने मेंशन करवाए हुए हैं, इस रिएक्शन में कैसे आपके पास करली एरो यूज हो रहा है और करली हाफ एरो यूज हो रहा है। तो ये देखें, पहले इन्होंने रिएक्शन जो लिखा है आपके पास CH3 पॉजिटिव साइन के साथ और ब्रोमाइड नेगेटिव साइन के साथ। तो हमने एक चीज पढ़ी थी आपके पास, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें आपके पास रीजंस में पढ़ा था कि अल्केन्स क्यों आपके पास हम कहते हैं नॉन रिएक्टिव है। तो आपने एक वर्ड पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। हमने कहा था इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज कौन सी होती है, जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। ठीक है जी, और न्यूक्लियोफाइल कौन सी थी, जो न्यूक्लियस लविंग होती है, ये कहा था। फिर हमने कहा था जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसमें आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या वो न्यूट्रल स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। और जो इलेक्ट्रोफाइल थे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या तो उनपे पॉजिटिव चार्ज होता है या उनपे न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास देखिए दो स्पीशीज लिखी हुई हैं, इसमें जो मेरा ब्रोमीन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आपके पास एक्ट कर रहा है, और जो मेरे पास ये कार्बन है इस मिथाइल ग्रुप का, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। पहली बात। दूसरा, ये देखिए करली एरोस में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, इलेक्ट्रॉन के पेयर के ट्रांसफर को। हमने कहा था ना करली एरो जो फुल अहेड होगा उसका ड्रॉ हुआ हुआ वो शो करेगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये देखें जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास मैकेनिज्म में हमारे पास शो हुआ। आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बॉन्ड बन गया, मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, इसी रिएक्शन को जहाँ पे वो इन टर्म्स ऑफ लिविस स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि हम लोग अगर ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो देखें ये पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है आपके पास, इसका ट्रांसफर आपको शो करवा रहा है। बिगिनिंग ऑफ एरो
इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन, और एंड ऑफ एरो हेड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। आफ्टर कंप्लीट ये देखिए आपके पास बॉन्ड आपके पास बन गया मिथाइल ब्रोमाइड के पास। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये आपको बता रहा है अगर हमारे पास 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हो और हमने आपके पास HCl का बॉन्ड बनवाना हो, तो ये देखिए आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एज अ रिजल्ट आपके पास बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये जो एरो लगा हुआ है आपके पास ना, ये वाला, ये आपके पास फुल नहीं होगा बल्कि ये हाफ होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखें ये एक एरो है ना, क्लोरीन के पास 2 है, एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास यहाँ पे कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ डॉट वाला आ रहा है ना, और हाइड्रोजन का कौन सा, क्रॉस वाला आ रहा है। तो ये करली हाफ एरो है, जो हमने कहा था करली हाफ एरो यूज होता है मूवमेंट ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए। ठीक है, ये पहले 2 रिएक्शन में आपका फुल एरो, लेकिन इस रिएक्शन में ये करली हाफ एरो होगा, यहाँ पे भी हाफ एरो ड्रॉ होगा, यहाँ पे भी हाफ एरो ड्रॉ होगा। ठीक है जी, और हमारे पास बनेगा क्या, एक HCl का मॉलिक्यूल और एक क्लोराइड का फ्री रेडिकल बनेगा। देखें जी, जब मैं इसको क्लोराइड को लिखूंगी तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि Cl और ऊपर इसके एक डॉट डाल दूं, तो मतलब डॉट किसकी रिप्रेजेंटेशन थी, फ्री रेडिकल की आपकी। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी कि आपके पास कर्ली एरोज को कब यूज करते हैं और कर्ली हाफ एरोज को कब यूज किया जाता है। अब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, कि हमने कहा था कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स ये आपके पास कौन सा रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है जी, वो फॉलो करता है रेडिकल चेन मैकेनिज्म को। और फिर आपने पढ़ा था कि जो रेडिकल चेन मैकेनिज्म होता है ये आपके पास 3 स्टेप्स, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप इसका प्रोपगेशन, और थर्ड स्टेप इसका टर्मिनेशन होता है। ये 3 स्टेप्स होते हैं आपके पास किसके, रेडिकल चेन मैकेनिज्म ऑफ एनी अल्केन विद, अगर आप इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके पास डिस्कस हुआ है मिथेन का विद ब्रोमीन, कि हम मिथेन की ब्रोमीन के साथ सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, तो हम इसको इन स्टेप्स के साथ इस चेन मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो पहला आपके पास क्या था, पहला आपके पास क्या है, पहला आपके पास है जी इनिशिएशन का स्टेप। इनिशिएशन में क्या करते हो आप, रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हो, स्टार्ट करवाते हो। आपका रिएक्शन इनिशिएट कैसे होगा, आपने अपने फर्स्ट स्टेप में अपना रेडिकल जनरेट करवाना है, रेडिकल को प्रोड्यूस करवाना है आपने। ठीक है, कैसे बनेगा, हम कहते हैं हमारा रिएक्शन क्या है, हमने मिथेन ली, एक अल्केन ली, उसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाना है। हम क्या करते हैं, हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट को लेते हैं या सनलाइट को लेते हैं, ये 3 सोर्सेज होती हैं हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से अपना जो हेलोजन का बॉन्ड है आपके मॉलिक्यूल का, जैसे यहाँ पे हमने ब्रोमीन हेलोजन लिया हुआ है, जो ब्रोमीन का हेलोजन बॉन्ड है, क्योंकि वो वीक बॉन्ड है आपके पास एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, इस वीक बॉन्ड को इन तीनों सोर्सेज में से किसी एक सोर्स की मदद से तोड़ेंगे। उस तोड़ने को क्या कहेंगे, इट विल अंडरगो दी होमोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब ब्रेक डाउन, होमोलिटिक क्या आपके पास क्या होगा, इक्वल, होमो का मतलब सेम होता है ना, मतलब सेम लिटिक होगा, सेम तरह से वो बॉन्ड आपके पास टूटेगा, इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा दोनों के पास। ठीक है, to generate the 2 bromine radicals and starting the chain process। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, इनिशिएशन, रेडिकल्स बनते हैं आपके पास। इसका स्टेप 1 देख लें, आपके पास क्या है, ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल था मेरे पास, ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है ना Br2, इसको ओपन फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ Br is bonded to Br। ठीक है, ओके। अब हमने कहा कि इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स की, जब इसमें मैंने सनलाइट को फॉल करवाया H म्यू को, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड था हेलोजन का, इसकी हो गई होमोलिटिक क्लीवेज। इस होमोलिटिक क्लीवेज को आप लोग इस तरह से शो करवा रहे हैं करली हाफ एरो से। क्यों, क्योंकि देखो ये सिंगल बॉन्ड होता है, किसको शो करवाता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को। हमने कहा इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हुई है, इक्वल शेयर, सेम शेयर इलेक्ट्रॉन का दोनों ब्रोमाइड के पास जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास। क्योंकि हम एक एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर, तो हम कौन सा एरो यूज कर रहे हैं, करली
हाफ एरो। ठीक है, तो देखें जी, हमारे पास एक ब्रोमीन का रेडिकल, दूसरा ब्रोमीन का रेडिकल, ये सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो दीज आर कि आपके पास क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में, इनिशिएशन के स्टेप में ब्रोमीन के रेडिकल्स आपने जनरेट किए। सेकेंड स्टेप, अब एक और बात यहाँ पे कि जब रेडिकल बन जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब कि हाईली रिएक्टिव है आपके पास। ठीक है जी, तो ये ब्रोमीन का रेडिकल क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव है आपके पास, अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में जब आपके पास जनरेट हो गया, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब आपकी प्रोपगेशन होगी। प्रोपगेशन का मतलब क्या है आपके पास, कि रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगा। तो क्या होगा कि आपके पास जो आपका रिएक्शन पूरा पड़ा हुआ था, आपके पास रिएक्शन जो आपके पास सिस्टम था, उसमें क्या था, मीथेन थी और ब्रोमीन थी। ब्रोमीन से तो हमारे पास ब्रोमाइड रेडिकल जनरेट हो गया, अब पीछे पड़ी हुई है हमारे पास मीथेन पड़ी हुई है, CH4। तो ये ब्रोमीन का जो रेडिकल जनरेट हुआ है, ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, ये जाकर इस मीथेन से एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट मतलब ले लेगा, और क्या करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा, स्टेबल हो गया। पीछे उसने क्या कर दिया, एक मिथाइल का फ्री रेडिकल जनरेट कर। ठीक है जी, अब अगेन देखें, आप इसको समझे कैसे ना, देखो शो करवाया हुआ है, ये जो बॉन्ड था इसकी अगेन होमोलिटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन ये आया, एक इलेक्ट्रॉन ये आया, ये आपका इसकी मिथाइल के पास गया। तो ये देखिए जी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, क्योंकि मैंने कहा रेडिकल कोई भी हो, चाहे वो मिथाइल का हो, ब्रोमाइड का हो, कोई भी रेडिकल हो, इटसेल्फ वो क्या होते हैं, वेरी वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि अनस्टेबल हो गए ना, उन पे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा कि जो सिस्टम में मौजूद एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल तो नहीं है, ना ही एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, वो मिथाइल फ्री रेडिकल एक और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और उससे इलेक्ट्रॉन लेगा अपना, और अपने आप को स्टेबल करेगा। तो देखिए ये CH3 क्या कर रहा है, इसका ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कर ली हाफ एरो, ये जो हेलोजन का बॉन्ड था कर ली हाफ एरो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, दोनों ने बॉन्ड बनाया, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड कंपाउंड बन गया। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एक इसके पास गया, तो देखें जी अगेन ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब ब्रोमीन फिर अनस्टेबल है, इसकी कोशिश होगी वापस जाके क्या करे, एक और मीथेन का मॉलिक्यूल ले, उससे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करे। और ये जो स्टेप 2 होता है, जो प्रोपेगेशन का स्टेप होता है, इसका A और B रिएक्शन रिपीट करते रहते हैं, और एक साइकिल आपके पास कंटिन्यूस चलता रहता है। कब तक, जब तक आपकी जो रिएक्टेंट्स है मीथेन और ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए। जैसे खत्म होगा, ये स्टेप 2 प्रोपेगेशन आपकी एंड हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अभी सिस्टम में कुछ मीथेन बाकी है, कुछ ब्रोमीन बाकी है, दोनों में से रिएक्टेंट में से किसी एक की क्वांटिटी मौजूद है, तो आपका स्टेप 2 प्रोपेगेशन का कंटिन्यू होता रहेगा। ये रिएक्शंस अपने आप को रिपीट करते रहेंगे, और अनटिल एंड अनलेस कि आपका रिएक्टेंट कोई एक खत्म ना हो। ठीक है जी, तो ये स्टेप 2 की आपके पास थ्योरी लिखी हुई है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें आपके पास यही बता रहे हैं, जो स्टेप नंबर 2 प्रोपेगेशन का, ये A रिएक्शन और ये B रिएक्शन है। ठीक है, ओके। थर्ड आपके पास क्या है, स्टेप नंबर 3 आपका है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब एंड करना है, आपने टर्मिनेट करना है, रिएक्शन को स्टॉप करवाना है। तो तब रिएक्शन स्टॉप होगा जब हम उस रिएक्शन में से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेंगे, उनको उनका क्या करेंगे, खत्म करेंगे फ्री रेडिकल्स को। ठीक है जी, तो देखिए हमने कहा कि फ्री रेडिकल जब तक सिस्टम में मौजूद होगा, रिएक्शन होता रहेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल एक अनस्टेबल स्पीशी है, मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि हमने रिएक्शन को टर्मिनेट करवाना है, स्टॉप करवाना है। तो हमारे पास क्या होगा कि वेरियस रिएक्शंस बिटवीन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ रेडिकल्स अलाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ब्रोमीन और प्रोडक्ट मिथाइल ब्रोमाइड। These reactions remove radicals and do not perpetuate the cycle. Perpetuate का मतलब होता है कंटिन्यू करना साइकिल को। ठीक है, इसमें ये हुआ कि स्टेप नंबर 3 टर्मिनेशन में जितने भी रेडिकल्स हमारे पास आपके सिस्टम में बन रहे थे, वो सारे क्या करते हैं, अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस करवाते हैं, और जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बना देते हैं, ताकि सिस्टम में कोई फ्री रेडिकल ना बचे
और आपका जो क्या है रिएक्शन वो टर्मिनेट हो जाए, वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो हमारा ये सिस्टम था ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 में टर्मिनेट करवाने हैं, तो स्टेप 3 से पहले वाले स्टेप्स में देखिए हमारे पास कितने रेडिकल बन रहे हैं, एक ब्रोमीन का और एक मिथाइल का, यही दो रेडिकल्स बन रहे हैं। हम क्या करते हैं, इनको उठा लिया, पहला मिथाइल रेडिकल पॉसिबल कॉम्बिनेशन करवाया, कर ली हाफ एरो, दोनों ने बॉन्ड बनाया, इथेन बन गई। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ब्रोमाइड फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, दोनों को कंबाइन करवाया, ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना दिया। तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि हम एक ब्रोमीन लेते हैं फ्री रेडिकल, एक मिथाइल का फ्री रेडिकल, दोनों को कर ली हाफ एरो, देखें इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं आपके पास, तो दोनों ने आपके पास क्या मिथाइल ब्रोमाइड बना दिया। ठीक है जी, ये आपके पास क्या था, ये रिप्रेजेंटेशन थी आपके पास किसकी, रेडिकल चेन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन। ठीक है, आप इसको देखें, यहाँ तो हमने ब्रोमीन के साथ स्टडी किया है ना, हम लोग इसी रिएक्शन को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक और भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, वहां पे देखिए आपके पास डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के साथ हुआ है। लेकिन अगर आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के साथ नहीं करते, इस तरह सिंपली भी करते हो, तो भी आपका फाइन। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखिए कैसा है, ये मिथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ है, वो ब्रोमीन के साथ था, ये क्लोरीन के साथ है। हमने कहा था कि लैब में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मोस्टली हम लोग क्लोरीन का और ब्रोमीन का आपके पास स्टडी करते हैं। ठीक है, ये फिजिबल होते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन ही होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन हमने कहा था बहुत रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, कंट्रोल करना मुश्किल, और जो आयोडीन है उसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो ज्यादातर हम लोग क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखें अगेन स्टेप 1 क्या था, इनिशिएशन, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये देखें कर ली हाफ एरो, सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल्स जनरेट हो गए, डॉट, ये किसको शो कर रहा है, रेडिकल को। स्टेप 2 प्रोपगेशन थी, हमने कहा था ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये अपने आप को, ये हाईली रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, स्टेबल करने के लिए मिथेन से CH4 से हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये देखें इस बॉन्ड की अगेन होमोलिटिक क्लीवेज हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन H लेके यहाँ आ गया, और दोनों ने क्या कर दिया, HCl बॉन्ड बना दिया। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। इस मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया, इसने क्लोरीन के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, क्लोरीन के अगेन होमोलिटिक क्लीवेज हुई, और ये देखें कर ली हाफ एरो, इस तरह से करके हमने बॉन्ड बना दिया। ओके, नेक्स्ट इसका देखें टर्मिनेशन का स्टेप कैसे हुआ है, तो टर्मिनेशन का स्टेप इसका देखिए आपके पास जितने पॉसिबल हमारे पास क्या थे, फ्री रेडिकल्स हमने इनको कंबाइन कर लिया, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथेन, ये दोनों, इसको हमने मिथाइल क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि जो रेडिकल चेन मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का होता है, वो इन 3 स्टेप से होता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। अब आपके पास जब मेन रिएक्शन लिखा जाता है तो उसका मैकेनिज्म था ना कि पूरे स्टेप्स कैसे फॉलो होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई सिंपल एक मेन चेन रिएक्शन पूछता है कि मिथेन CH4 की हम क्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो आपके पास मिथाइल क्लोराइड बनता है और एक HCl का साथ मॉलिक्यूल। जनरली हमने ये कहा था ना कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है जी, कि जो अल्केन होती है इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करवा दो, वहां पे हम लोग यहाँ से हेलोजन के मॉलिक्यूल को लगा दें। ठीक है जी, हमने कहा था हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई और HCl, तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास तो इसके अलावा इथेन भी बन रही है, क्लोरीन भी बन रही है, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स है इथेन और क्लोरीन आपके पास ये साइड प्रोडक्ट्स हैं। जो मेजर प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट है आपके पास सब्स्टिट्यूशन का वो क्या है, मिथाइल क्लोराइड, जो आपके पास इस सेकंड स्टेप में भी देखें बन रही है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं आपके पास, और ये एग्जांपल क्या है कि हम लोगों ने इसका जब पढ़ा था पॉइंट, हम लोगों ने पढ़े थे आपके पास स्कीम पढ़ी थी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हमने कहा था जो टर्शरी मिथाइल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। 3 नॉट टर्शरी के लिए यूज होता है, 2 नॉट सेकेंडरी के लिए और 1 नॉट प्राइमरी के लिए। ठीक है, मिथाइल ग्रुप पूरे हम लोग उसको CH दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखें आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन अगर आपके पास लिखा हुआ है
जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास। तो देखिए जी, इसमें आपके पास क्या है, ये प्राइमरी कार्बन, ओके। अब हमने कहा कि जो टर्शरी मिथाइल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो इसको देखो हमने कैसे करना है आपके पास कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे ये मेरे पास एक प्रोपेन का कंपाउंड पड़ा हुआ है, इसमें देखें मेरे पास प्राइमरी मिथाइल ग्रुप भी है, सेकेंडरी मिथाइल ग्रुप भी है। अब मैंने इसका क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तो मेरे पास चांसेस हैं दोनों प्रोडक्ट के बनने के, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सिंपली हाइड्रोजन रिप्लेस करें, उसकी जगह क्लोरीन लगा दें, तब जो आपका दूसरा आपने रिएक्टेंट्स के साथ अटैच करवाना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसको प्राइमरी क्यों कहा है, क्योंकि ये आपके पास फर्दर कार्बन सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए मैं इसको प्राइमरी मिथाइल ग्रुप कह रही हूँ। इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कह रही हूँ और इस कार्बन के साथ अटैच होने वाले हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कह रही हूँ। इसी तरह ये मेरा प्राइमरी कार्बन क्यों है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। और ये वाला कार्बन मेरा सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन एट द टाइम डायरेक्टली टू कार्बन के साथ अटैच हुआ है, दैट्स व्हाई इसको पूरे ग्रुप को मैं कहूंगी ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी मिथाइल ग्रुप, सेकेंडरी कार्बन और सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो मेरे पास चांसेस हैं कि मेरा क्लोरीन इस प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करे और यहाँ पे लग जाए, या मेरे पास सेकेंडरी को रिप्लेस करके यहाँ लग जाए। ये दोनों प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बनता है, दोनों की परसेंटेजेस डिफरेंट आती हैं। कि जो आपका ये सेकेंडरी वाला है, क्योंकि हमने कहा था जो सेकेंडरी आपके पास मिथाइल ग्रुप होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है देन प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल, ज्यादा तादाद में बनता है, और जो प्राइमरी को रिप्लेस करके बन रहा है वो माइनर आपका प्रोडक्ट है और वो कम परसेंटेज में बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास देखिए हमारे पास क्या हुआ है कि आपके पास टर्शरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन को रिप्लेस करके बात की गई है। तो इस केस में भी देखिए आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि आपको पता है टर्शरी हाइड्रोजन जो होता है आपके पास टर्शरी कार्बन वो आपके पास ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई हमने कहा कि ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास मेजर होगा, और जो मेरे पास प्राइमरी को रिप्लेस करके बनेगा वो मेरे पास, ये देखिए ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेरे पास माइनर प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से इस चीज को याद रखना है कि टर्शरी वाला कैसे रिएक्टिव होता है और प्राइमरी वाला कैसे होता है। इस केस में भी देखिए आपके पास, इसमें आपके पास तीनों है, टर्शरी भी, सेकेंडरी भी, प्राइमरी भी, तो आपके पास तीनों आपके पास चांसेस हैं प्रोडक्ट के बनने के, क्योंकि हाइड्रोजन वो कहीं से भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो वाला जिसका आपके पास हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस होगा। जैसे टर्शरी है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस किया और इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, तो हम कहेंगे टर्शरी वाले को रिप्लेस करके ये वाला जो बनेगा आपके पास कंपाउंड, ये वाला जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो ये था आपके पास फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स थे आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस को ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं। इससे पहले फर्स्ट ईयर में आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस जो पढ़ते हुए आए हो, उसको क्या था, बिल्कुल सेम कि ऑक्सीडेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ इस तरह से ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स ओ, रिडक्शन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आर, क्योंकि यहाँ पे आपने रिएक्शन स्टडी करने हैं ना। तो आप देखो जैसे मैंने ये आपके लिए एग्जांपल लिखी हुई है, ये देखो कि ये रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, ये एसिटिल्डिहाइड पड़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मैंने ऑक्सीडेशन पूरा नहीं लिखा बल्कि मैंने इसका सिंबल यूज कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट्स विद ऑक्सीजन इन बिटवीन, ठीक है जी। तो ये सिंबल है ऑक्सीडेशन का। तो ये आपको पता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या है जी, इनको कंबाइंड फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नए पॉइंट्स आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिस्कस करने जा रहे हो वो कौन से हैं, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है जी। पहले तो आपने जो फर्स्ट ईयर में ज्यादा आपने जहाँ पे एम्फेसिस क्रिएट किया था वो क्या था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में, ठीक है। इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग कहते थे ऑक्सीडेशन होती है, डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट में आप कहते थे रिडक्शन होती है। दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इस टर्म में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको कैसे रिलेट करोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इस तरह से रिलेट करना है कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स इंक्रीज कर जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कम हो जाते हैं। रिडक्शन में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड इंक्रीज करते हैं और कार्बन ऑक्सीजन के कम। मतलब पहले तो हम ये कहते थे ना कि ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बट यहाँ पे हम उसको क्योंकि इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसका और है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन जो आपके पास एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन। तो हम कहते हैं कि इंक्रीज या एडिशन या मोर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखा है साथ, और अदर एटम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कहने का मतलब ये कि कार्बन की आपके पास बॉन्डिंग इंक्रीज होती है इस तरह के एलिमेंट्स के साथ, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे फ्लोरीन हो गया आपके पास, या अदर एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। ठीक है जी। तो उसको भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़े हुए हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं। देखें, ये आपका क्या है? सिंपल एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। ठीक है जी। इसकी जब मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ तो मेरे पास एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था मोर CO बॉन्ड्स, यहाँ पे देखिए C के साथ डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O के साथ एक और ऑक्सीजन का बॉन्ड आया हुआ है, जिसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है। इसी तरह देखिए आपके पास क्या है, और देखिए यहाँ पे था लेस CH बॉन्ड्स। देखिए जी CH का बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ पे CH के साथ जी वो रिप्लेस हो गया है O के साथ हो गया। दिस इज इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे आपने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्कस करनी है वो ज्यादा एम्फेसिस आपका इन टर्म्स ऑफ CO बॉन्ड्स, CH बॉन्ड्स। इसी तरह एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल्स आते हैं। तो ये देखिए जी रिडक्शन हम लोग प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल इनके प्रेजेंस में करते हैं, ये कैटलिस्ट है आपके पास। ठीक है। और रिडक्शन के लिए हम लोग हाइड्रोजन H2 ऐड कर रहे हैं इसमें आपके पास। ठीक है जी। तो हमने कहा ये देखिए एसिटल्डिहाइड है, तब मैंने इसकी रिडक्शन की तो मेरे पास क्या हुआ? अल्कोहल बना, OH ग्रुप। अब इसमें देखें मोर CH बॉन्ड, तो देखिए C डबल बॉन्ड O H, तो ये देखिए यहाँ पे CH3, C के साथ क्या, ये देखिए यहाँ पे C के साथ एक H था, यहाँ पे C के साथ 2 H2 आ गए, CH बॉन्ड्स इंक्रीज हुए। ठीक है जी। और लेस CH बॉन्ड, लेस CO बॉन्ड्स, देखिए तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, आफ्टर रिडक्शन C का O के साथ बॉन्ड कम हो गया। ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थी। अब हम लोग अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। अल्कीन्स क्या थे आपके पास? अल्कीन्स को हम लोग ओलेफेंस भी कहते थे। ओलेफेंस का मतलब ऑयल फॉर्मिंग स्पीशीज, कि हमने कहा था इनके जो लोअर मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं? ये ऑयल ऑयली प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है। बिल्कुल सेम रूल्स जैसे अल्केन के रूल्स से नेमिंग के, बस यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है। पहला देखें, the longest continuous chain containing double bond is selected as parent chain। जब आप लोग अपनी पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। जैसे देखो ये इन्होंने एग्जांपल आपको नीचे दी हुई है, द पेरेंट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड इज करेक्ट। इन्होंने देखो ये पेरेंट चेन है ना, जिसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। ठीक। लेकिन इसी कंपाउंड में अगर मैं इस तरह से करती 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 आ जाते, ये तो लॉन्गेस्ट चेन बनती थी ना। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड मेरे पास प्रेजेंट है तो मैंने डबल बॉन्ड को अपनी मेन चेन में रखते हुए अपनी लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर दी है। ठीक है। सिलेक्शन के वक्त मैंने अगर मेरे कंपाउंड गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है तो मैंने उसको प्रेफरेंस देनी है मेन चेन को सेलेक्ट करते वक्त। ठीक है। तो ये मेथड करेक्ट है, ये मेथड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड मेरी प्रेफरेंस से बाहर निकल गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो एंडिंग एन था हमारे पास अल्केन का, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद एंडिंग ENE। इन इज फॉर अल्कीन। ठीक है। थर्ड,
the chain is numbered in such a manner as to give minimum number to the doubly bonded carbon atoms. वही वाली बात कि हमने डबल बॉन्ड को लोएस्ट प्रेफरेंस देनी है. मतलब अब जैसे ये मेरी लॉन्ग चेन है ना, ये मैंने सेलेक्ट कर ली. पहला तो मैंने कहा था लॉन्ग चेन को सेलेक्ट कब करना है, पेरेंट चेन उसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है. पहली बात, अगर फॉर जैसे कंपाउंड था ना, तो मैं इसकी मेन चेन एस से मैंने क्यों सेलेक्ट की, 5 वाली क्यों नहीं की, क्योंकि इस 5 वाली में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था, इस 4 वाली में डबल बॉन्ड आ रहा है. ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया. पहली बात. अब मैं इसको नंबर कैसे करूं, कैसे भी तो कर सकती थी ना, 1 2 3 4. ये जी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था तो मैंने इसको लोअर नंबर दे दिया. नो, नंबरिंग के बाद आपने क्या करना है, देखेंगे द चेन इज नंबर्ड एज टू गिव मिनिमम नंबर टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. तो मैंने इसको इस साइड से, राइट साइड से स्टार्ट करूंगी. 1 2 3 4. ये मेरी जो आपके पास डबल बॉन्ड है, इसको प्रेफरेंस कम जाए नंबरिंग के वक्त, इसको लोअर नंबर जाना चाहिए. डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है. आफ्टर डबल बॉन्ड आपने अपने सब्स्टिट्यूएंट को देनी. ठीक है, फॉर नेमिंग ऑफ अल्कीन्स. नेक्स्ट देखिए, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जैसे ये मेरी चेन थी ना, तो मैंने देखो ये 1 2 3 4. पहली बात तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को मैंने लोअर प्रेफरेंस दी है. ठीक है जी. अब जब मैं नेम लिखूंगी तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, इसको मैं यहाँ पे 2ईन नहीं करूंगी. वैसे तो इसको 2 ब्यूटीन लिखना चाहिए ना, ब्यूटीन. वो आपको सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं. आप इसका नाम क्या होगा मेरे पास, वो तो बाद में मैं देखूंगी. 2 पे भी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 3 पे भी. सिर्फ आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए ये बताया है कि आप जब डबल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हो तो आपने यहाँ पे 2इन नहीं लिखोगे, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो वाला नंबर दे रहे हैं. ये 1 लोवेस्ट नंबर है ना, जिसको हम लोग 2इन इनकरेक्ट होगा, जबकि 1इन करेक्ट है. 1 का मतलब कि ये पोजीशन बता रहा है डबल बॉन्ड की कि ये नंबर 1 कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है. ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. नेक्स्ट, द लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन. तो बिल्कुल वही बात है कि हम लोग क्या करते थे, पेरेंट नेम को एंड में रखते थे, फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट को रखते थे, फिर हम नंबर को रखते होते थे. तो वही बात है, वही कह रहा है कि जो नंबर होगा इसको आपने पहले एंटर करना है और पेरेंट नेम को बाद में एंटर करना है. ठीक है. नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स डाईन फॉर 2 डबल बॉन्ड्स, ट्राईन फॉर 3 डबल बॉन्ड्स एंड सो ऑन. वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास गिवन कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो अगर 2 है तो आप डाईन, 3 है तो ट्राईन, 4 है तो टेट्राइन एंड सो ऑन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अल्काइल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय द मेथड्स मेंशन्ड इन द अल्केन. मतलब कि बाकी जो रूल्स हैं इसके सारे वो अल्केन्स की तरह के हैं कि अल्काइल ग्रुप्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, हमने नंबर्स को सेपरेट कैसे करना है, हाइफन कहाँ पे लगाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहाँ पे देखना है, बाकी सब कुछ सेम है. सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स एडिशन थी जो हमने पहले मेंशन किए हैं कि डबल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को हमने स्पेसिफाई करना है. ये देखें जी, इसका नाम किस तरह उन्होंने लिखा हुआ है. पहले उन्होंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा. नेक्स्ट, नंबरिंग इस तरह से दी मेन चेन को कि जो डबल बॉन्ड था उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर जाए. थर्ड, अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को आप इंडिकेट करना है. देखें 2 पे जी इथाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है. तो 2 इथाइल, 3 मिथाइल, 1 ब्यूटीन. ये पोजीशन वो आपसे कह रहा था कि जब आप लोग अपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हो तो आपने इसको 2 ब्यूटीन नहीं करना, आपने कहना कि 2 पे भी डबल बॉन्ड ही तो लगा हुआ है. नो, डबल बॉन्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस कार्बन एटम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो ये 1 ब्यूटीन पे लगा, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन एटम्स हैं. ठीक है जी. ये आपके पास थी आपकी नेमिंग. इसके अलावा आपके पास जो ये एक्टिविटी है, आपके पास ये जो ओलेफेंस, ऑयल फॉर्मिंग, मतलब अल्कीन्स के लिए ओलेफेंस का वर्ड भी यूज करते हैं, आपने पढ़ा हुआ. तो ये आपके कंपाउंड्स हैं. ये ऑप्शन नंबर डी, ये बी वाला ये बना हुआ है आपके पास, और ये डी वाला ये ऊपर चला गया. तो इसको आपने थोड़ा देख लेना है इस तरह से समझ के. सिंपल है, आसान है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है. रूल्स को देख के आपने नेमिंग करनी है इसकी और एज एन असाइनमेंट इसको सबमिट करवाना है. इसका कार्बन का देखिए मिथाइल ये लगा हुआ है, इस कार्बन का मिथाइल ये, इसका ये लगा हुआ है. ठीक है जी.
ये थोड़ा प्रिंटिंग इश्यूज हैं, बाकी आपने इसको देख लेना है। ये अल्फा बीटा गैमा इसको आपने छोड़ देना है। इसके अलावा आप लोग इसको जितने नेम्स आ रहे हैं ना, जैसे नॉर्मल जो आपने पढ़ा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और आपने नेमिंग देनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको नेमिंग देनी है। ठीक है जी, और ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं आपने, आसान है, ट्राई कीजिएगा। आई होप सो कि आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह।